नमस्कार साथियों। आज का अपना टॉपिक होगा मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन के अंदर फर्स्ट ग्रेड में आपके जो चैप्टर हैं वो हैं बेलन। सबसे पहले देखो उसमें है घन, घनाभ। घन, घनाभ, इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल और इनका आयतन। दूसरे नंबर पर आपके है बेलन, शंकु, गोला, इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल और इनका आयतन। ये पांच चीजें हैं आपके पूरी। इन पांच चीजों को अपन वन बाय वन करके पढ़ेंगे। आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा घन और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इनसे रिलेटेड जो सारे क्वेश्चन है वो आज अपन कर लेंगे। फिर अगले वीडियो में अपन बेलन, शंकु और गोला इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन घन और घनाभ के जो भी फॉर्मूले काम आ रहे हैं वो पूरे एक बार देख लेते हैं। देखो घन, पहला अपना टॉपिक है घन। घन को ध्यान से देखो, घन में क्या क्या काम आता है वो देखो। सबसे पहले घन की आकृति कैसी होती है एक बार ये देख लो, ऐसे करके। ये होता है घन। जैसे यदि अपन कोई कमरा है अपना, वो भी घन हो सकता है यदि उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों बराबर हो जाए तो। ये मान लो इसकी लंबाई होती है घन में, ये तीनों बराबर होती है। ये लंबाई, ये चौड़ाई और यहाँ से ये ऊंचाई, ये तीनों ही घन में बराबर होती है। इनको हम नाम देते हैं भुजा, या इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से। तो ये सारी इसमें बराबर होती है। अब देखो घन में क्या क्या होता है। घन में सबसे पहले देखते हैं फलक कितने होते हैं। तो घन के अंदर फलक देखिए, जैसे आप किसी कमरे में देखते हो, चार तो दीवारें होती है, एक नीचे फर्श होता है और एक ऊपर छत होती है। तो इस प्रकार से कमरे में छह फलक होते हैं, वही घन के अंदर सिस्टम है। घन के कितने फलक होते हैं? छह फलक होते हैं। एक ये फलक, एक इसके सामने वाला फलक, एक ये साइड वाला ये फलक, और एक इसके इधर साइड में इसके सामने वाला फलक, और एक ऊपर और एक नीचे। तो घन के अंदर कुल कितने फलक होते हैं? छह फलक होते हैं। और घन का जो प्रत्येक फलक होता है वो क्या होता है? एक वर्ग होता है। सबसे पहले देखिए घन में फलक कितने होते हैं। घन में फलकों की संख्या होती है छह। छह फलक होते हैं या छह पृष्ठ होते हैं, हम कह सकते हैं। फलकों की संख्या कितनी होती है? छह। और ये जो प्रत्येक फलक होते हैं ना, वो एक वर्ग होता है। क्योंकि देखो प्रत्येक फलक में, यानी ये लंबाई और ये ऊंचाई, इसमें ये दोनों बराबर होती है। इसके सामने वाली ये बराबर, इसका मतलब जब एक आकृति की चारों भुजाएं बराबर हो तो वो क्या हो जाएगा? वर्ग। इसका मतलब जो घन का प्रत्येक फलक है वो क्या होता है? एक वर्ग होता है। प्रत्येक फलक होता है वर्ग। प्रत्येक फलक वर्ग होता है। ये आपके घन के बारे में चीज आ गई। प्रत्येक फलक क्या होता है? वर्ग होता है। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल को आपको पता है, तो मैं कह सकता हूं घन के जो भी प्रत्येक फलक है उसका क्षेत्रफल कितना होता है? प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर तो होता है भुजा गुणा भुजा। तो घन के प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल क्या होगा? घन के प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल होगा भुजा स्क्वायर। ठीक है, ये होता है घन के अंदर फलक का क्षेत्रफल। ये भी आप कह सकता है। बाकी अपन आगे और देखेंगे घन के अंदर पूरी चीजें कितनी होती है, उन सबको भी देखेंगे। तो घन के प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। अब देखो घन, घन के अंदर ये शीर्ष कितने होते हैं? ये बिंदु जैसे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, ये आठ। आठ शीर्ष होते हैं पूरे। कितने शीर्ष होते हैं? आठ शीर्ष बिंदु होते हैं। शीर्ष होते हैं आठ। किनारे कितने होते हैं? देखो इनको कहा जाता है किनारा। एक किनारा, दो, तीन, चार, ये चार। फिर इसके सामने ये पाँच, ये वाला छः, ये वाला सात और ये वाला आठ। फिर देखिए ये वाला नौ, ये वाला 10 और ये नीचे वाला 11 और ये वाला 12। तो टोटल किनारे कितने होते हैं? 12 किनारे होते हैं। किनारे कितने होते हैं? 12। शीर्ष बिंदु होते हैं 8, फलक होते हैं 6 और किनारे कितने होते हैं? किनारे होते हैं 12। और प्रत्येक किनारा होता क्या है? प्रत्येक किनारा इसका भुजा ही होती है। यानी प्रत्येक किनारे की लंबाई कितनी होती है? वो होती है ए भुजा के बराबर। और प्रत्येक किनारे की लंबाई घन में बराबर होती है, जो कि ए होती है। ये आपके घन के बारे में मुख्य मुख्य चीजें।
विकर्ण कितने होते हैं? घन और घनाभ के बारे में ध्यान रख लेना, इसमें जो विकर्ण होते हैं वो होते हैं 4। कुल 4 विकर्ण होते हैं और चारों विकर्णों की लंबाइयां बराबर होती है। विकर्ण का मतलब सामने वाले फलक ऊपर, यदि इस तरफ का फलक है तो उसका ऊपरी बिंदु और सामने वाले फलक के विपरीत दिशा में नीचे का बिंदु। यानी यहां से यदि आप विकर्ण खींचना चाहते हो तो यहाँ ऐसे खींचोगे, यहाँ से यदि विकर्ण खींचना चाहते हो तो यहाँ ऐसे खींचोगे, फिर यहाँ से यदि विकर्ण होगा तो वो फिर ऐसे जाएगा, और यहाँ से यदि विकर्ण होगा तो फिर वो इसके इस तरफ आएगा, सामने की तरफ, ऊंचाई की तरफ आएगा। तो ये इसके 4 विकर्ण होते हैं घन के। यहाँ से वाला विकर्ण यहाँ पर, यहाँ वाला यहाँ पर, इस तरह से टोटल इसके अंदर 4 विकर्ण होते हैं, ये आपको याद रखना है। अब अपन घन के पूरे क्षेत्रफल पर आ जाते हैं। ये तो इसकी बेसिक बेसिक चीजें थी। टोटल 12 किनारे होते हैं, शीर्ष 8 होते हैं, विकर्ण 4 होते हैं, प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल ए स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर होता है, और प्रत्येक फलक वर्ग होता है, और जो घन का आधार होता है वो भी क्या होगा? वर्ग ही होगा। आधार यानी फर्श नीचे वाला, वो भी एक वर्ग ही होता है। तो घन का आधार क्या होता है? घन का आधार होता है एक वर्ग होता है। घन का आधार भी वर्ग होता है, जो कि उसके एक फलकों में गिना जाता है। आधार भी वर्ग होता है। अब यदि आप देख लो प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल कितना होता है? भुजा स्क्वायर। आपको पूछ ले प्रत्येक फलक का परिमाप क्या होगा? प्रत्येक फलक का परिमाप, तो यहाँ पर तो वही आपको वर्ग का परिमाप बताना है। प्रत्येक फलक का परिमाप, तो वर्ग का जब परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, तो घन के प्रत्येक फलक का परिमाप भी कितना हो जाएगा? 4 गुणा भुजा। 4 गुणा भुजा यानी 4a, 4 गुणा ए, ये होता है घन के प्रत्येक फलक का परिमाप। अब घन से संबंधित पूरे सूत्र, इसमें 2 टाइप के सूत्र काम आते हैं। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये पार्श्व नाम आ जाता है तो इसका मतलब है आपको किसी भी आकृति का पार्श्व या वक्र, जब आकृति बेलन, शंकु या गोला होगा तो पार्श्व की जगह आपके वक्र नाम आएगा, और यहाँ पर इसको कहते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें आपको आधार और ऊपर वाला भाग नहीं लेना होता है, चारों ओर का भाग लिया जाता है, आधार को और ऊपर वाली छत को शामिल नहीं किया जाता है। तो जब 500 रुपये क्षेत्रफल होगा तो इसमें वो क्षेत्रफल लिया जाएगा जो चारों दीवारों के क्षेत्रफल में आता है ना, वो यानी इन चारों फलकों का क्षेत्रफल, साइड वाले चारों फलकों का क्षेत्रफल। तो प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल कितना होता है? ए स्क्वायर। तो 4 फलकों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 4 गुणा ए स्क्वायर। तो घन का 500 रुपये क्षेत्रफल कितना हो जाता है? वो हो जाता है 4a स्क्वायर। यदि मैं बात करूं घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की, यहाँ पर आपके पार्श्व नाम नहीं आएगा, या केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल नाम आ गया तो भी अपन को संपूर्ण लेना है, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नाम आ गया तो भी संपूर्ण लेना है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंदर आधार का क्षेत्रफल और ऊपर वाली छत का क्षेत्रफल भी शामिल कर लेना है। यानी अब इसके पूरे 6 फलकों का क्षेत्रफल आएगा। 4 तो है, ये ऊपर वाला और आ जाएगा। यदि आपको संपूर्ण क्षेत्रफल का बात की जाए तो फिर ये और आ जाएगा। तो 4a स्क्वायर पहले से ही था, ऊपर वाले 2a स्क्वायर और शामिल हो गए, ऊपर वाला और नीचे वाला, तो पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 6a स्क्वायर। कितना होता है? 6a स्क्वायर। ये आपका आ गया घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आ गया घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके बाद में आता है घन का आयतन। किसी भी आकृति का यदि आप आयतन देखते हो, ऐसी आकृति जो नीचे से लेकर ऊपर तक एक समान है, उसका आयतन का मतलब होता है आधार का क्षेत्रफल को उसकी ऊंचाई से गुणा करा दो। ये आपको ध्यान रखना। कोई भी ऐसी आकृति जो नीचे से लेकर ऊपर तक एक समान है, उसका आयतन यदि आपको निकालने का कहे तो इसका मतलब यही है कि आधार का क्षेत्रफल और उसकी ऊंचाई कितनी है उनको गुणा करा दो। तो आपको पता है घन, घन का आधार क्या होता है? घन का आधार होता है वर्ग, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। यहाँ पर भुजा ए मानिए तो क्या हो गया? ए स्क्वायर। और उसकी ऊंचाई, घन में ऊंचाई भी क्या होती है? भुजा ही होती है। ऊंचाई क्या होती है? भुजा। तो ऊंचाई खुद है ए, तो ए स्क्वायर को और ए से आपने गुणा करा दिया, तो ये आपका क्या आ गया? आयतन। आयतन आपका आ गया ए क्यूब। तो ये तीनों चीजें आपके अंदर आ गई घन के। 5 पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया 4a स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया 6a स्क्वायर, आयतन आपका आ गया ए क्यूब, ए की घात 3। अब बचता है घन में केवल एक घन का विकर्ण। घन का विकर्ण, विकर्ण को आपको ध्यान में रखना है। घन या घनाभ, उसका विकर्ण का मतलब ये होता है इसमें आपके पास 3 भुजाएं होती है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। क्योंकि घन में तो ये तीनों बराबर है,
घन में तो ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है। जब बराबर है, आमतौर पर विकर्ण निकाला जाता है आपकी जो भी लंबाई है उसका स्क्वायर करो, जो चौड़ाई है उसका स्क्वायर करो। आयत का विकर्ण हम ऐसे निकालते हैं जब लंबाई और चौड़ाई का, और यहाँ पर ऊंचाई और है तो ऊंचाई का स्क्वायर करो, इन तीनों का स्क्वायर करो और उसके ऊपर क्या लगा दो, अंडर रूट लगा दो। घन के अंदर तो लंबाई भी भुजा है, चौड़ाई भी भुजा, सब बराबर है, तो घन वाला तो बहुत आसानी से आ जाएगा। ए का स्क्वायर करो इधर, इधर भी ए का स्क्वायर करो और इधर भी ए का स्क्वायर करो। ये कितने ए स्क्वायर हो गए, एक दो और तीन, ये हो गए अंडर रूट के अंदर तीन ए स्क्वायर, तीन ए स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर जब ए से अंडर रूट से बाहर आएगा तो ये तो ए बन जाएगा, और अंडर रूट के अंदर क्या रह जाएगा, अंडर रूट तीन, ये अंडर रूट के अंदर रह जाएगा। तो आपका घन का विकर्ण हो गया अंडर रूट तीन ए, अंडर रूट तीन ए इकाई। ये आपको घन के विकर्ण के बारे में याद रखना, अंडर रूट का तीन गुणा ए इकाई जो भी। आयतन होता है ए क्यूब इकाई क्यूब, आगे यदि सेंटीमीटर में है तो इकाई क्यूब आ जाएगा। और क्षेत्रफल होता है 6 ए स्क्वायर, और इकाई का क्या होता है, स्क्वायर। क्षेत्रफल की इकाई होती है, जो भी इकाई आएगी उसका स्क्वायर कर देना है, पृष्ठ क्षेत्रफल का और उसका। परिमाप भी केवल इकाई होता है, क्षेत्रफल इकाई स्क्वायर होता है। तो अब घन के बारे में पूरी चीजों को दोबारा देखो। घन में फलक होते हैं 6, प्रत्येक फलक होता है वर्ग, प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, प्रत्येक फलक का परिमाप होता है 4 गुणा ए। शीर्ष होते हैं 8, किनारे होते हैं 12। यदि आपको बोल दे इनके 12 किनारों का योग, घन के सभी 12 किनारों का योग बताओ, तो 12 किनारा है, सभी एक किनारे की लंबाई है वो है ए, तो योग कितना हो जाएगा, 12 गुणा ए, 12 ए। तो इस टाइप के ये इतने, इस फॉर्मूले को आपको घन से संबंधित फॉर्मूले को याद रखना है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं घनाभ पर, इसके बाद हम आएंगे सीधे ही घनाभ पर। देखो घनाभ भी घन के जैसा ही है। यदि घन में जैसे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है, घनाभ में क्या होगा, इनमें से कोई दो या फिर तीनों ही अलग अलग हो जाए, तो इसको हम क्या कह देंगे, घनाभ कह देंगे। मान लो ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये क्या है, ऊंचाई है। घन में तो ये तीनों बराबर होती थी, घनाभ में यदि ये तीनों अलग अलग हो गई या इनमें से कोई दो अलग हो गई तो ये क्या बन जाएगा, घनाभ बन जाएगा। तो घनाभ में तीन विमाएं होगी, एल बी और एच। घनाभ का सिस्टम पूरा ही सेम ही है। घनाभ के अंदर भी 6 फलक होते हैं, कितने फलक होते हैं, 6 फलक। इसके कितने फलक होते हैं, 6 फलक। अब इसमें 6 फलकों का क्षेत्रफल देखो, ये दो सामने वाले फलक, ये एक फलक सामने वाला और एक फलक ये इसके पीछे वाला, ये दोनों फलकों का क्षेत्रफल बराबर होगा। इधर वाले दोनों, इस फलक का और इसके सामने वाले इस फलक का, इसका क्षेत्रफल बराबर होगा, और सामने ऊपर वाले का और नीचे वाले का, इनका क्षेत्रफल। तो क्या क्या होता है, जैसे देखो इस फलक का क्षेत्रफल देख लेता हूँ, तो ये क्या है, एल और एच। तो ये आयत है एक टाइप से, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। यहाँ लंबाई ये है और चौड़ाई ये है, तो दो फलकों का क्षेत्रफल तो हो जाएगा आपके एल एच, क्या हो जाएगा, एल गुणा एच, इसका और इसके सामने वाले का। इधर वाले दो फलकों का क्षेत्रफल आपके हो जाएगा बी गुणा एच, दो देगा, दो फलक ये दो ये। और छत वालों का आपको यदि बोले तो छत में क्या है, ये तो लंबाई है और ये क्या आ गई, चौड़ाई। छत बोलो चाहे नीचे फर्श बोलो, तो इनका क्षेत्रफल आपका हो जाएगा इन दो का एल गुणा बी, एल एच बी एच एल एच। तो इस टाइप से इनका तीनों का अलग अलग होता है। यदि आपको किसी भी दो, इन दो फलकों का परिमाप का बोले तो 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, तो इसका हो जाएगा 2 एल एच, एल प्लस एच, 2 बी प्लस एच, ये इनके परिमाप होते हैं। यदि कोई परिमाप का बोल दे तो आपको 2 एल प्लस बी, इस टाइप से बोधे के जोड़े में हो जाएंगे ये आपके इसके 6 फलक हो गए। और घनाभ के अंदर वही सिस्टम है, किनारे कितने होते हैं, घनाभ के किनारे होते हैं 12, जो 12 किनारे घन में है वही घनाभ में होते हैं। फर्क इसमें इतना ही है, घनाभ में ये किनारे कितने होते हैं जिसकी लंबाई देखो, ये एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया, और एक ये, यानी 4 किनारे होते हैं लंबाई वाले। 4 किनारे कौन से होते हैं, यदि मैं बोलूं घनाभ के सभी 12 किनारों का योग, तो 4 तो होते हैं लंबाई वाले, 4 एल हो गए, 4 होंगे चौड़ाई वाले, 4 ये 4 किनारे चौड़ाई वाले, और 4 होंगे आपके ऊंचाई वाले। तो आपको यदि कोई घनाभ के 12 किनारों का योग बोले तो आपको 4 कोष्टक के अंदर एल प्लस बी प्लस एच करना है। 4 मैंने हर जगह से कॉमन ले लिया।
घन के अंदर क्या करना था, घन के अंदर 12 गुणा ए करना था। इसमें ये 4 लंबाई के, 4 चौड़ाई के और 4 ऊंचाई के हो गए, पूरे 12 किनारे हो गए। शीर्ष वही 8 होते हैं, शीर्ष वही 8 होते हैं, फलक वही 6 होते हैं। और अब इसका क्षेत्रफल देख लेते हैं अपन। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंदर हम ऊंचाई और आधार को शामिल नहीं करेंगे। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंदर हम सभी फलकों को शामिल करेंगे। तो अभी देखते हैं इन सभी फलकों का क्षेत्रफल हमारे पास कैसे निकलेगा। फिर आधार और ऊंचाई वाला शामिल नहीं करेंगे तो कैसे निकलेगा। सभी फलकों का मतलब आपको, आपके दो फलक ऐसे हैं, इस फलक का क्षेत्रफल है आपके एल गुणा एच। कितना है, एल गुणा एच। इसके पास वाले का, इसके जस्ट ऑपोजिट है, इसका भी एल गुणा एच। तो संपूर्ण फलकों का क्षेत्रफल निकालता हूं तो दो तो ये आ गए एल एच वाले, प्लस दो ये जिनका बी गुणा एच इधर वाले, इसका भी बी गुणा एच, उसका भी बी गुणा एच, तो दो आ गया आपका बी एच। और दो लास्ट में ये बचे एल बी वाले, तो दो क्या हो गए, एल बी। तो लास्ट में दो कॉमन ले लो और इनको सही तरीके से सेट कर लो। एल बी को पहले लिख दो एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये आपका होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। याद कैसे रखोगे, आपके पास तीन भुजाएं होती हैं एल बी और एच, तो दो बार रख लो, दोनों का जोड़ा बनाओ एल गुणा बी एल बी, प्लस फिर इन दो का जोड़ा बी गुणा एच बी एच, फिर पहले और तीसरे का जोड़ा एच गुणा एल एच एल। बस ये इस टाइप से आप इनको याद रख सकते हो। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल को देखिए, इसमें आपको ऊंचाई वाले शामिल नहीं करने हैं, सामने वाला और ये शामिल करना है। तो सामने वाले में क्या क्या है, सामने वाला है दो एल एच, मतलब चारों दीवारें लेनी है। और इधर साइड वाले में क्या आ गया, दो बी एच, ऊपर वाले नहीं लेने। तो यहाँ से यदि मैंने कॉमन लिया, कॉमन क्या क्या ले सकता हूँ मैं, कॉमन ले सकता हूँ दो एच कॉमन ले लिया और आपके एल प्लस बी आ गया। तो ये ध्यान रखना है, ये होगा इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसमें लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दो और ऊंचाई दो एच आ जाएगी। ऊंचाई दोनों जगह से कॉमन है, तो दो गुणा एच करो और कोष्टक में अंदर लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दो। तो ये क्षेत्रफल हो गया पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर नीचे देखो घनाभ का आयतन। आयतन का मैंने आपको बताया था, यदि आयतन निकालना है तो मुझे आधार का क्षेत्रफल। इसमें आधार क्या है, आधार है एक ऐसा आयत है जिसकी चौड़ाई, लंबाई एल है और चौड़ाई क्या है, बी है। तो ये हो गया आयत का क्षेत्रफल एल गुणा बी। इस चीज को गुणा किससे कराना होता है, आधार के क्षेत्रफल को ऊंचाई से, तो एच, यानी एल गुणा बी गुणा एच, यानी एल बी एच होता है इसका आयतन। तो तीन चीजें मिल गई, आयतन एल गुणा बी गुणा एच, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दो एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है दो गुणा एच एल प्लस बी। क्योंकि इस पार्श्व के अंदर आपको आधार और ऊपरी हिस्सा शामिल नहीं करना होता है, साइड का हिस्सा आपको लेना होता है। सभी किनारों का योग पूछे तो चार, चार बार एल ले लो, चार बार चौड़ाई ले लो, चार बार ऊंचाई ले लो, यानी चार कोष्टक एल प्लस बी प्लस एच, ये पूछ सकता है। और इसके अलावा लास्ट में एक वो पूछ सकता है, घनाभ का विकर्ण क्या होता है, विकर्णों की संख्या कितनी होती है। तो विकर्णों की संख्या घनाभ के अंदर भी चार होती है। घनाभ के विकर्ण होते कितने, चार विकर्ण होते हैं। घन हो चाहे घनाभ हो, इसके अंदर आपके चार विकर्ण होते हैं। और इनकी लंबाई क्या होती है, विकर्ण की लंबाई मैंने आपको बताया था, विकर्ण की लंबाई होगी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये आपकी विकर्ण की लंबाई याद रखनी। विकर्ण की लंबाई का देखो सीधा फॉर्मूला है, जब आयत होता है और आयत का हमें विकर्ण निकालना होता है, तो आयत के हमारे पास दो ही चीजें होती हैं, लंबाई और चौड़ाई। तो आयत का विकर्ण आपका हो जाता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब आपका वर्ग का विकर्ण निकालना होता है तो वर्ग के पास अपने पास एक ही होती है, भुजा और भुजा, तो उसका हो जाता है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी अंडर रूट का दो ए स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर तो बाहर आ जाता है, यानी रूट दो ए। यहाँ पर अपने पास क्योंकि तीन चीजें आ गई, तो फिर इन तीनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे। बस जितनी अपने पास विमाएं होगी उनका वर्ग करके जोड़ के वर्गमूल निकाल लोगे तो आपके पास विकर्ण आ जाएगा। तो यहाँ मैंने आपको विकर्ण का पूरा कंसेप्ट बता दिया। और घनाभ का विकर्ण ही होता है वो चीज, घनाभ के अंदर यदि हम सबसे बड़ी छड़ रखना चाहते हैं घनाभाकार कमरे के अंदर या घनाकार कमरे के अंदर, तो वो उसका विकर्ण ही होती है। यानी आपको विकर्ण की लंबाई निकालनी होती है यदि सबसे बड़ी आपको उसके अंदर छड़ रखनी है। तो ये थे आपके बेसिक फॉर्मूले, इन्हीं फॉर्मूलों से आपके सारे क्वेश्चन होने हैं। अब अपन आ जाते हैं प्रश्नावली के प्रश्नों पर। ये सारे फॉर्मूले आ जाएंगे आपके।
अब देखो यहां से आपका पहला प्रश्न हम स्टार्ट करते हैं। इस प्रश्न को देखिए, ये आपके फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है अभी लेटेस्ट पेपर में, इसको ध्यान से देखिए। यदि घन के एक फलक का क्षेत्रफल उसी फलक के परिमाप का 1.5 गुना है तो घन का आयतन बताओ। घन का क्या बताना है आपको? आयतन बताना है। इसने क्या दिया? घन के एक फलक का क्षेत्रफल, कोई एक फलक है, उस फलक का क्षेत्रफल, फलक का क्षेत्रफल उसके परिमाप के 1.5 गुना, यानी 1.5 गुना किसका है? परिमाप का। यह आपके क्षेत्रफल है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था घन के एक फलक का क्षेत्रफल होता कितना है। घन का फलक क्या होता है? वर्ग होता है। फिर यदि घन की भुजा ए है तो उसके एक फलक का क्षेत्रफल क्या होगा? ए स्क्वायर होगा। क्षेत्रफल क्या होगा? ए स्क्वायर। ये ए स्क्वायर आपका 1.5 गुना उसी फलक के परिमाप के बराबर है। और वर्ग का परिमाप का सूत्र भी मैंने आपको बताया था, क्या होता है वर्ग का परिमाप का सूत्र? होता है 4 गुना भुजा, यानी 4 ए। यानी उस फलक का जो परिमाप है वो कितना है? 4 ए है। तो इसको पहले हल करो, यहां से आपको ए का मान निकलेगा। ए स्क्वायर बराबर 1.5 को 4 से गुणा करोगे तो आपका आएगा 6। गुणा करा के देख लो, 1.5 गुणा 4 कितना हो जाएगा? 15 गुणा 4 60, और एक संख्या छोड़ के पॉइंट, यानी 6। 6 गुणा ए यानी 6 ए। अब देखो इसको कैसे हल करते हैं आगे। ए स्क्वायर और 6 ए को इधर लेके आ जाओ, माइनस का 6 ए बराबर में क्या आ गया? 0। इसमें इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है? ए कॉमन आ रहा है। ए कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर में से ए कॉमन ले लिया, तो ए माइनस 6 बराबर 0। या तो ए बराबर 0 या फिर ये 0। ए माइनस 6 बराबर 0, तो इससे आपका ए का मान आ गया 6। तो ए 0 तो हो नहीं सकती भाई, घन की भुजा 0 तो होगी तो घन बनेगा ही नहीं। तो फिर ए का मान कितना आएगा यहाँ से? यानी इस स्थिति में आपका ए का मान आएगा 6, यानी घन की भुजा कितनी आएगी? घन की भुजा आपकी आ गई 6 इकाई। कितनी इकाई आ गई? 6 इकाई आएगी। 6 इकाई आपके इस घन की भुजा आ गई। तो अब घन का आयतन निकालना बहुत आसान है। घन का आयतन, जब भुजा आपको मिल गई तो घन का आयतन होता है ए क्यूब, यानी भुजा क्यूब। घन का आयतन का सूत्र क्या हो गया? ए क्यूब। ए क्यूब का मतलब होता है आपका भुजा का क्यूब। और भुजा कितनी है? भुजा है 6। तो बस 6 का क्यूब निकालना है, यानी 6 को 3 बार गुणा करवाना है। 6 गुणा 6 गुणा 6। और 6 का क्यूब आप निकालोगे तो 6 गुणा 6 36, 36 गुणा 6 216 इकाई क्यूब। 216 इकाई क्यूब आपका उत्तर आएगा। यहाँ इकाई नहीं होगा, इकाई क्यूब होगा, यह मिस प्रिंट है। तो घन का जो भी आयतन होगा वो होगा 216 इकाई क्यूब। ये आपका सही उत्तर है। तो इस टाइप से इस प्रश्न को करना है। आपको प्रत्येक फलक के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखनी है, तभी आपसे ये प्रश्न होंगे। इस टाइप से जो भी सिचुएशन दी हुई है उनको हल कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए। अब देखिए ये प्रश्न, एक घन की भुजा एक सम अभाज्य संख्या है। मीटर के अंदर एक ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य है। घन का विकर्ण क्या होगा? देखो घन के विकर्ण का सूत्र देखो पहले तो। घन के जो विकर्ण का सूत्र होता है वो अभी मैंने आपको बताया था, √3 गुणा ए। यानी √3 गुणा ए का मतलब जो भी आपकी भुजा है वो √3 गुणा भुजा, या √3 गुणा ए। भुजा का मान इसने क्या दे रखा है? भुजा का मान इसने दे रखा है एक सम अभाज्य संख्या है। तो आपको एक और ध्यान रखनी है, अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होती है? ऐसी संख्या जिसमें जिसके केवल दो गुणनखंड हो, जिसमें केवल एक और खुद का ही भाग जाता है, उसके अलावा किसी में नहीं जाता। तो 2 3 5 ये सारी अभाज्य संख्या, इनमें से एकमात्र अभाज्य संख्या जो सम भी है वो है 2। ये आपको और ध्यान रखना है। एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी है? एकमात्र सम अभाज्य संख्या यदि आपको कोई पूछ ले तो वो है 2। यानी आपको कहा गया है घन की भुजा 2 इकाई ही है। समअभाज्य संख्या कह के ये कहना चाहता है कि जो घन की भुजा है वो कितनी है? 2 मीटर है। बस आपको अब विकर्ण निकालना है। तो विकर्ण कितना आ जाएगा? √3 गुणा 2। √3 गुणा 2। √3 गुणा 2 को आप आसानी से गुणा करा लो। ये 2 आगे लिख दो, √3 यहाँ लिख दो, √3 आ जाएगा आपका। तो ये तो बहुत आसान प्रश्न था और एग्जाम में आया हुआ भी प्रश्न है। तो ये आसान प्रश्न ही आते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट प्रश्न इनमें आते नहीं है। आगे वाला प्रश्न देखिए। एक कमरा 12 मीटर लंबा है, 9 मीटर चौड़ा है और 8 मीटर ऊंचा है। इसमें अधिकतम किस लंबाई का बांस रखा जा सकता है? यदि आपको घन या घनाभ किसी के अंदर
अधिकतम लंबाई का बांस रखने का बोले या अधिकतम लंबाई का छड़ रखने का बोले तो इसका मतलब वो विकर्ण पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? विकर्ण पूछ रहा है। और ये क्योंकि इसने अलग लंबाई दे रखी है, चौड़ाई भी दे रखी है, ऊंचाई भी दे रखी है, तो ये घनाभ है। तो घनाभ के विकर्ण का सूत्र क्या होता है? मैंने आपको बताया था, घनाभ के विकर्ण का सूत्र होता है लंबाई का स्क्वायर करो प्लस चौड़ाई का वर्ग करो प्लस ऊंचाई का वर्ग करो और उसके ऊपर क्या लगा दो? अंडर रूट लगा दो सबके ऊपर। तो करो, लंबाई कितनी दे रखी है? लंबाई दे रखी है आपको 12 मीटर, तो 12 का वर्ग यानी 12 गुणा 12 हो गया 144 प्लस चौड़ाई, चौड़ाई कितनी दे रखी है? 9 का वर्ग, 9 का वर्ग कितना आ गया आपके? 9 का वर्ग हो गया 81 प्लस ऊंचाई कितनी दे रखी है? 8 का वर्ग, 8 का वर्ग कितना हो गया? 64। अब इन सबको आपको जोड़ना है। जोड़ोगे तो देखो 81 और 64 को जोड़ा तो कितना आया? ये आया आपके 145 और 145 और 144 को जोड़ा तो कितना आया? 299 रूट के अंदर। अब अंडर रूट 299 का मान क्या होता है? यानी 299 किसका वर्ग है? तो यदि आपको थोड़ा बहुत वर्ग आता है तो ये आपको पता चल जाएगा 17 का वर्ग होता है 299। तो विकर्ण कितना आ गया? विकर्ण आ गया आपका 17 मीटर। 17 को जब आप 17 से गुणा कराओगे तो 299 आ जाएगा। आपको कम से कम 30 तक के वर्ग और वर्गमूल याद होने चाहिए बस। इन प्रश्नों को करने के लिए आपको 30 तक के वर्ग और वर्गमूल भी याद कर लेने हैं, जिससे ये आसानी से निकल जाएगा। 299 अंडर रूट जो कि 17 का वर्ग होता है। तो घन का घनाभ का विकर्ण कितना हो गया? 17 मीटर। अगला प्रश्न देखिए, ये भी बहुत शानदार प्रश्न है, इसको देखिए आप। 4 सेंटीमीटर लंबाई के एक ठोस घन को 1 सेंटीमीटर लंबाई के छोटे घनों में प्राप्त करने के लिए इस घन को कितनी बार काटा जाएगा? बहुत ही शानदार प्रश्न है, ध्यान से देखिए। देखो ये कह रहा है 4 सेंटीमीटर लंबाई का एक बड़ा घन है। जैसे ये ऐसा घन है जिसकी लंबाई है 4 सेंटीमीटर। थोड़े कंसेप्ट को समझिएगा इसके को, फिर उसके बाद अपन इसको देखते हैं। इस घन को 1 सेंटीमीटर लंबाई के छोटे छोटे घनों में काटना है। देखो ये पूरी भुजा जो है वो 4 सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर है? 4 सेंटीमीटर। तो घन को मैं कैसे काटूंगा? घन को यदि 1 1 सेंटीमीटर का बनाना है तो मुझे 4 के 1 1 सेंटीमीटर के टुकड़े करने हैं। ये हो गया 1 सेंटीमीटर का, मान लो ये और हो गया 1 सेंटीमीटर का, ये हो गया 1 सेंटीमीटर का, और ये आगे वाला कितने का? 1। ये मैंने टुकड़े कर दिए। तो ऐसे टुकड़े करने, ऐसे ही टुकड़े आपको ऊपर करने या इस साइड से करने, ऐसे ही टुकड़े 1 का, 2 का और 3 का, और ऐसे ही लास्ट में आपको ऊपर से ऐसे करने, 3 जगह करने हैं आपको। तो यदि 4 सेंटीमीटर लंबाई को, मान लो आप 4 सेंटीमीटर लंबाई छड़ को मैं 1 1 सेंटीमीटर के टुकड़ों में बांट रहा हूं, तो टुकड़े कितने होंगे? टुकड़े होंगे 4/1 यानी 4 टुकड़े। और एक छड़ को बराबर 4 टुकड़ों में बांटने के लिए मुझे कितनी बार काटना पड़ेगा? 1 2 और 3। 3 बार काटने से उसके 4 टुकड़े हो जाएंगे। यानी काटना कितनी बार पड़ेगा? काटना पड़ेगा उसको 3 बार। ये ध्यान रखना, 4 बराबर टुकड़े करने हैं तो उसको 3 बार काटना पड़ेगा। 10 बराबर टुकड़े करने हैं तो उसको 9 बार काटना पड़ेगा। 5 बराबर टुकड़ों में बांटना है तो काटना उसको उससे एक कम पड़ेगा। 3 बार तो मैंने ऐसे काटे, ये 3, फिर 3 बार इधर से भी काटने, ये 3, और फिर 3 बार ऊपर से, यानी 3 जगहों से काटना होता है। तो और ये 3, तो 3 प्लस 3 प्लस 3 कितना आ गया? 9 आ गया। ये इसका सही उत्तर होगा। इसको अब ध्यान से इस कंसेप्ट को समझो। आपको इस स्थिति में कुछ भी नहीं करना है। जो भी बड़े सेंटीमीटर की, बड़े घन की जो भुजा आती है उसमें छोटे घन का भाग दो। बड़े घन की भुजा के अंदर छोटे घन का भाग दो, छोटे घन की भुजा का भाग दो। इससे जो भी उत्तर आता है भाग देने पर उसको आप एक बार के लिए x मान लो, और फिर आपको देखना है टुकड़े कितने करने हैं। तो इस x से एक कम और 3, 3 गुणा x-1 ये टुकड़े करने होंगे। जिसमें x क्या है? ये x है बड़े घन की भुजा और छोटे घन की भुजा। तो जैसे देख लो, बड़े घन की भुजा थी 4, 4 में a का भाग दिया, कितना आया? 4, x का मान 4, और आपके टुकड़े होंगे 3 गुणा x-1 यानी 3, कितने आ जाएंगे? 9। ये इस टाइप से इस फॉर्मूले को भी आप ध्यान रख सकते हो। अब जैसे यदि आपको कोई बोल रहा है 15 सेंटीमीटर का बड़ा घन है, उसको मैं 5-5 सेंटीमीटर के छोटे घनों में प्राप्त करने के लिए इस घन को कितनी बार काटा जाएगा? तो आप क्या करोगे? 15 में किसका भाग दोगे? 5 का, कितना आया? 3। तो ये 3 को मानोगे x, क्या मानोगे? x।
और आपका जो उत्तर होगा वो होगा 3 गुणा x-1 यानी 3 - 1। तो कितने बार काटना पड़ेगा? 3 गुणा 2, यानी इस स्थिति में इस घन को 6 बार काटना पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न रिपीट हो सकता है। इस टाइप से इनको काटना है। अगला प्रश्न देखिए, ये भी बहुत शानदार प्रश्न है। 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 8 घनों को आपस में जोड़कर एक नया घन बनाया जाता है, तो इस प्रकार बने नए घन की लंबाई क्या होगी? ये भी बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखो, ये आपको चीज ध्यान रखनी है, यदि घनों को जोड़कर घन बनाया जाता है, क्या घनों को जोड़कर उसके बाद में वापस घन बनाया जाता है, तब क्या होता है? और घनों को जोड़कर घनाभ बनाया जाता है, तब क्या होता है? दोनों को फर्क है थोड़ा। घनों को जोड़कर घन बनाया जाता है तो जो नए घन की भुजा है वो कैसे निकलेगी? वो निकलेगी, बनाया जाता है तो नए घन की भुजा, नए घन की भुजा निकलेगी। वो घन कितनी कितनी भुजा का है? 2 सेंटीमीटर का है। तो जो भी उस पुराने घन की भुजा थी, क्या पुराने घन की भुजा थी, उसको गुणा कराना है, वो संख्या कितनी है? संख्या का क्यूब रूट से संख्या का क्या निकालना है? भुजा गुणा जितनी भी संख्या है उसका आपको क्यूब रूट निकालना है, यानी वो किसका वर्ग है, घन मूल निकालना है। तो देखो, नए घन की भुजा कैसे आएगी? छोटे घन की भुजा कितनी थी? 2 सेंटीमीटर। तो 2 को गुणा कराएंगे, कितने घनों को? संख्या कितनी है? 8 घनों को। तो फिर आपको 8 का क्यूब रूट निकालना है। 8 का क्यूब रूट मतलब 8 किसका घन है? 8 आपको पता है, 2 गुणा 2 कितना होता है? 8। तो 8 का वर्गमूल, घनमूल कितना आ गया? 8 का घनमूल आ गया आपके 2। यानी नए घन की जो भुजा हो जाएगी 2 गुणा 8 का क्यूब रूट यानी 2 यानी 4 सेंटीमीटर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है, ये भी आने के लायक प्रश्न है। एक मैं डालता हूँ, वो भी आपको करना है। यहाँ पर देखो, यदि मैं आपको बोल दूं 4 सेंटीमीटर भुजा वाले 27 घनों को जोड़कर, कितने घनों को जोड़कर? 27 घनों को जोड़कर एक नया घन बनाया जाता है, जोड़कर नया घन बनाया जाता है तो नए घन की भुजा क्या होगी? नए घन की भुजा क्या होगी? तो आप क्या करोगे? नए घन की भुजा क्या होगी? तो आपका उत्तर होगा, कितनी है घन की भुजा? घन की भुजा है 4 सेंटीमीटर। 4 गुणा, कितने घनों की बात हो रही है? 27 घनों की। तो 27 का क्या लूंगा? घनमूल लूंगा। 27 किसका घन है? तो आपको पता है 27 किसका घन है? 3 का। जब मैं 3 को 3 बार 3 से गुणा करूँ तो कितना आता है? 27 आ जाता है। तो जो 27 का घनमूल है वो कितना होगा? 3। यानी यहाँ पर नए घन की भुजा हो जाएगी 4 गुणा 3 यानी 12। इस टाइप से यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जब घनों को जोड़कर घन बनाया जाता है तो क्या फॉर्मूला काम में आता है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें देखो कि दो घनों को जोड़कर इस बार घनाभ बनाया जाता है, और इस प्रकार बने घनाभ की लंबाई क्या है? या लंबाई पूछे या कुछ भी पूछे, तो इस स्थिति में क्या होगा? इन दोनों स्थिति में बहुत फर्क है। घन को जोड़कर घनाभ बनाया जाता है, घनों को जोड़कर क्या बनाया जाता है? घनाभ बनाया जाता है। इसमें आसान है, जोड़कर घनाभ यदि बनाया जाता है उस स्थिति में आपको जो भी लंबाई पूछे, जब भी देखो ये कह रहा है 2 घनों को जोड़कर, जैसे मैंने यहाँ पर 2 घनों को यदि मैंने साइड में रख के जोड़ा, तब आपके घनाभ की क्या परिवर्तन, ये अब ये घनाभ बनेगा। इस घनाभ की लंबाई कितनी होगी? इन दोनों घनों के भुजाओं का योग, यानी ये हो गई 5 और ये 5, तो ये कितनी हो गई? 10। और इस स्थिति में ये चौड़ाई कितनी रहेगी? चौड़ाई सेम ही रहेगी। और ऊंचाई कितनी रहेगी? ऊंचाई उस घनाभ की सेम ही रहेगी जितनी घन की है। तो यदि पास में रखा जाता है तो क्या बदलेगी? लंबाई बदलेगी। और घन के ऊपर घन रख के फिर भी घना बनाया जाता है, उस स्थिति में आपकी ऊंचाई डबल हो जाएगी। और घन के पीछे साइड में रखकर, पीछे की साइड रखकर घना बनाया जाता है, तो फिर इस स्थिति में आपकी चौड़ाई परिवर्तित हो जाएगी, बाकी लंबाई और ऊंचाई सेम रहेगी। तो इस स्थिति में इसने चाहिए, चलो इसने लंबाई का पूछ लिया, जो भी पूछ लिया, तो आपको ध्यान रखना है कितने घनों को जोड़ा है उनकी लंबाइयों को बस जोड़ लेना, भुजाओं को जोड़ लेना। तो यहाँ कितने घनों को जोड़ा है? 5 को। तो 5 गुणा 2 कर देना, कितना हो जाएगा? 10। इसमें उत्तर कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। ये बात, इसमें यदि कोई बोले 5 सेंटीमीटर के मैं 8 घनों को जोड़कर घना बना रहा हूँ, 8 घनों को, तो फिर आपको कुछ नहीं करना है,
सीधा ही 5 × 8 से गुणा करवाना है। और 5 सेंटीमीटर के 8 घनों को जोड़कर वापस घन बनाया जाता है, उस स्थिति में आपको 5 × 8 के क्यूब रूट से गुणा कराना, जो मैंने अभी आपको बताया था। यानी उस स्थिति में आपको 5 × 2 यानी 10 आपका उत्तर आएगा। और जब 2 घनों को जोड़ा जा रहा है तो 2 से गुणा करवा दो, 3 घनों को जोड़ा जा रहा है तो 3 से गुणा करा दो, तो यहाँ पर ये 2 से गुणा होकर 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये दोनों प्रश्न, ये प्रश्न और इससे पीछे वाला प्रश्न, ये दोनों एक ही टाइप के प्रश्न है और इनके उत्तर अलग अलग आ रहे हैं, तो ये आपको जरूर करना है इन दोनों प्रश्नों को। अगला प्रश्न देखिए, ये भी बहुत शानदार प्रश्न। 2 घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 27 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे बनने वाले घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? इससे बनने वाले घनाभ का इसने क्या पूछा है? पृष्ठीय पूछा है। पृष्ठीय पूछा है तो आपको संपूर्ण पृष्ठीय ही निकालना है। यदि ये पार्श्व पृष्ठीय पूछता तो यहाँ पर पार्श्व नाम लिखता, यदि पार्श्व नाम नहीं लिखा है तो ये संपूर्ण पृष्ठीय ही है। अब पहले देखो ये इसमें है क्या, 2 घन जिनमें से प्रत्येक आयतन 27 सेंटीमीटर क्यूब है, उनको मिला के, जैसे 2 घनों को इसने मिलाया, मैं सीधा ही मान लेता हूँ 2 और इनको 5 5 रख दिया, 2 बराबर आयतन के घन है, ये बराबर है, थोड़ा सा मेरे से गलत बन गया चित्र, ये बराबर घन है, इनको मिला दिया तो आपको पता, मान लो इस घन की भुजा ए है, इसकी भी ए है, तो चौड़ाई सबकी ए ही रहेगी और ऊंचाई भी क्या रहेगी? ए रहेगी। ये बना क्या, नई आकृति जो बनी है वो बनी है घनाभ, घनाभ बनी है, और उसकी जो लंबाई क्या हो जाएगी? घनाभ की जो लंबाई है वो इस घन की भुजा की दुगुनी यानी 2a हो जाएगी। घनाभ की चौड़ाई वही होगी जो घन की चौड़ाई है, घन की भुजा है, घन की भुजा कितनी है? ए होगी। घनाभ की ऊंचाई वही होगी जो घन की भुजा है, ये ए। बस आपको अब केवल घन की भुजा का पता चल जाए तो आपको इस घनाभ की इन तीनों चीजों का पता चल गया। और इसने पूछा है घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम यहाँ से सूत्र लगा, पार्श्व नहीं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है तो हम यहाँ से सूत्र लगा देंगे 2 × LB प्लस BH प्लस HL, ये सूत्र लगा देंगे और इस पूरे प्रश्न को हल कर देंगे। देखो, भुजा का पता लगाने के लिए आपको पता है घन का आयतन दे रखा है, प्रत्येक घन का, यानी दोनों घन की भुजा समान है, आयतन समान है, तो उसकी भुजा भी क्या होगा? समान होगी। यानी घन की आयतन क्या होता है? वो होता है एक क्यूब। एक क्यूब आपका कितना दे रखा है? 27। तो ए का मान कितना आएगा? ए का मान आएगा 27 की घात 1/3, यानी 27 का क्यूब रूट। और 27 का क्यूब रूट कितना होता है? 3। 27 का क्यूब रूट कितना होता है? 3। तो घन की भुजा आपके आ गई 3 सेंटीमीटर। बस, घन की भुजा जब 3 सेंटीमीटर आ गई तो आपकी लंबाई हो गई 2 × 3, 2a यानी 2 × 3 यानी 6 सेंटीमीटर। आपकी चौड़ाई हो गई 3 सेंटीमीटर और आपकी ऊंचाई भी हो गई 3 सेंटीमीटर। ये तीनों चीज़ें आपकी 3 3 सेंटीमीटर, 6 3 और 3 सेंटीमीटर हो गई। तो अब मान रख दो, 2 LB, L × B यानी 6 × 3 18 प्लस BH 3 × 3 9 प्लस का HL 3 × 6 18, 2 × 18 और 18 36, 36 और 9 45, 2 × 45 यानी 90 सेंटीमीटर स्क्वायर या 90 वर्ग सेमी। 90 वर्ग सेमी आपके घन के घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। सही उत्तर हो गया ये। तो ये बहुत ही शानदार प्रश्न है। ऐसा करके ये आपको पूछ सकता है घन नए बनने वाले आकृति का आयतन क्या होगा, तो वो भी आप यहाँ से निकाल सकते हो। आयतन क्या हो जाता? LBH यानी 6 × 3 × 3, 3 × 3 9, 9 6 54। कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, यदि 2 घनों के आयतन का अनुपात 8:125 है, 8:125 है तो इनकी कोरों का, कोरों मतलब भुजा, कोर किनारे ये घन के लिए भुजा ही होते हैं। तो अब यहाँ से एक बार आप देखो घन की भुजा क्या होती है। घन की भुजा है ए, तो उसका आयतन क्या होता है? घन की भुजा यदि ए है तो आयतन कितना होता है? घन का आयतन होता है ए क्यूब। आयतन कितना होता है? आयतन होता है ए क्यूब, उसका क्यूब। अब यदि आपको मान लो मैं 2 घन ले रहा हूँ, भुजा है A1 और A2, ठीक है, तो इनके आयतनों का अनुपात, यानी ऊपर वाले घन का आयतन कितना हो जाएगा? A1 का क्यूब और नीचे वाले का A2 का क्यूब। तो आयतनों का अनुपात, यदि भुजा का अनुपात A1/A2 है तो आयतन का अनुपात क्या हो जाएगा? A1/A2 का कितना हो जाएगा? होल क्यूब। और यदि आयतन का अनुपात दिया हुआ है तो भुजा का अनुपात क्या हो जाएगा? उस अनुपात का हम क्या कर देंगे? क्यूब रूट।
यानी आपको दे रखा है आयतनों का अनुपात, आयतनों का अनुपात यानी A1/A2 की घात 3 का मान आपको दे रखा है 8 की घात 8/125। तो आपसे सीधा ही भुजा का अनुपात पूछा है, तो भुजा यहाँ से भुजा निकालने के लिए मैं इस अनुपात का क्यूब रूट कर दूंगा। 8 की घात 125 का क्या करना पड़ेगा मुझे, क्यूब रूट। ये किसका घन है, क्योंकि 8 किसका घन है, 8 घन है 2 का, तो ये आ गया 2। 125 किसका घन है, तो 125 घन है 5 का, देख लो 5 गुणा 5 गुणा 5 आता है आपके 125। तो उसकी भुजाओं का अनुपात कितना आ गया, 2/5 यानी 2:5। ये आपको ध्यान रखना है। घन के बारे में ये तीनों चीजें देखो, भुजाओं का अनुपात A1/A2 है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात होगा A1/A2 का स्क्वायर। स्क्वायर कैसे, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 6A1 का स्क्वायर, और इसका क्या होगा 6A2 का स्क्वायर, तो 6 से 6 तो कट जाएगा। चाहे इसका पार्श्व क्षेत्रफल पूछ ले तो वो क्या होता है 4A1 का स्क्वायर, नीचे वाले का 4A2 का स्क्वायर होगा, तो 4 से 4 कट जाएगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको कोई भी पूछे तो वो तो हो जाएगा उन भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर, और आयतन पूछे तो वो क्या हो जाएगा भुजाओं के अनुपात का क्यूब। ये आपको तीनों चीजें ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखो, यदि दो घनों के आयतनों का अनुपात आपको दे रखा है 27 अनुपात 64, तो इनके पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात। तो आपको आयतनों का अनुपात दे रखा है, तो पहले भुजाओं का अनुपात निकालो। भुजाओं का आ जाएगा इनका क्यूब रूट करने पर, 27 का क्यूब क्यूब रूट कितना होता है 3, 64 का क्यूब रूट कितना होता है 3:4। तो ये तो है इनके भुजाओं का अनुपात। इसने पूछा पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात होता है इस भुजाओं के अनुपात का वर्ग। 3 का वर्ग कितना होता है 9, 4 का वर्ग कितना होता है 16, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात हो गया 9:16। तो ये दोनों प्रश्न भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इनमें एक बार वर्ग करना है, एक बार घन करना है, और आयतन का अनुपात पहले दिया हुआ है तो घनमूल करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात दिया है और आपको भुजा का अनुपात निकालना है तो आपको वर्गमूल करना है। ये तीनों चीजें अब आपको यहाँ से करनी है। अब ये देखो, एक 10 सेंटीमीटर लंबा 7 सेंटीमीटर चौड़ा और 5 सेंटीमीटर ऊंचा बंद आयताकार बक्सा, आयताकार बंद बक्सा जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो, वो क्या होता है घनाभ होता है। कितने बनाने के लिए कितने वर्ग सेंटीमीटर का आपको गत्ता चाहिए, सीधा सीधा पूछा। गत्ता चाहने का मतलब है इसने उस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, क्योंकि गत्ता यदि आपको बंद गत्ता बनाना है, एक बंद बक्सा बनाना है, तो आपको हर फलक को ढकना होगा, हर फलक को ढकना होगा। इसका मतलब ये पूछ रहा है 6 के 6 फलकों का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो 6 के 6 फलकों का क्षेत्रफल यानी ये पूछ रहा है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो होगा 2LB प्लस BH प्लस HL। तो उस स्थिति में उत्तर क्या आएगा 2 × LB। लंबाई आपको कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो अब इनका मान रख लो 10 × 7 यानी 70 प्लस BH 7 × 5 यानी 35 प्लस HL 5 × 10 यानी 50। तो ये आपके आगे 2 × 70 और 35 105, 105 प्लस 50 यानी 155। तो ये आपके पास आ गया 155 × 2 यानी 310 वर्ग सेमी। कितनी आवश्यकता हो गई 310 वर्ग सेमी या सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका उत्तर हो गया। अब मान लो इसी प्रश्न में ये आपको कह देता, सेम चीज कहता और कहता बक्सा ऐसा बनाना है जिसका ऊपरी हिस्सा खुला हो। एक ऐसा बक्सा बनाना है आपको, ऊपरी हिस्सा खुला रहना चाहिए, ऊपरी हिस्से को नहीं ढकना है, बाकी चारों ओर से बंद रहना चाहिए, ऊपर से खुला बक्सा बनाना है। तो अपन को कितने गत्ते की आवश्यकता होती है, उस स्थिति में हम क्या करते हैं, ऊपरी खुला हो इसका मतलब सामने वाला इस फलक की जरूरत है, इस फलक की जरूरत है, इस साइड वाले की जरूरत है, इस साइड वाले की जरूरत है, और निचले वाले की जरूरत है, लेकिन ऊपर वाले की जरूरत नहीं है। तो फिर हर यदि हमें हर फलक का पता है तो बहुत आसानी से मान निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा देखो, चारों पार्श्व का क्या होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है 2 × HL प्लस B। ये तो हमें इन चारों का पता है। फिर हमें केवल नीचे वाला निकालना हो रहता है। यदि मैं इसको L मानता हूँ, इसको B मानता हूँ, इसको H मानता हूँ, तो पार्श्व होता है ये। अब केवल नीचे वाले का और निकालना है, क्योंकि पार्श्व में नीचे वाला शामिल नहीं होता, तो ये प्लस में आ जाएगा L × B यानी LB। ठीक है, अब इनका मान रख लो। 2 × H कितनी है 5, L प्लस B कितना है 10 प्लस 7 यानी 17, प्लस में LB 10 × 7 यानी 70।
ये एल भी आपको एक बार चाहिए, क्योंकि इसने कहा है मान लो ये ऐसे कहता कि ऊपर से खुला बक्सा बनाना है, तब हम कैसे बनाते? तो 2 × 5 यानी 10, 10 × 17 यानी 170 प्लस 70। उस स्थिति में हमें 240 वर्ग सेंटीमीटर गत्ते की आवश्यकता होती है। तो ऐसे प्रश्न भी आपको पूछा जा सकता है। यदि पूरा बंद आयताकार बक्सा चाहिए तब तो सभी फलकों का क्षेत्रफल निकालना, ऊपर से खुला चाहिए तो फिर ऊपर से ऊपर वाले को शामिल नहीं करते और सभी फलकों को शामिल करते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको ये अलग अलग फलकों का क्षेत्रफल बताया, जिससे इस टाइप के प्रश्न आप आसानी से हल कर सको। अगला प्रश्न देखो, ये भी बहुत शानदार प्रश्न है। देखो, अब ये जो प्रश्न आते हैं वो उनके लिए एक आपके इंपॉर्टेंट सर्वे समीकरण काम आती है, वो अपन अलग से लिखते हैं। पहले देखो, पहले इसने क्या दे रखा है, घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग कितना दे रखा है, x दे रखा है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग, यानी इसने l प्लस बी प्लस एच का मान कितना दे दिया, x दे दिया। चलो ठीक है, x सेंटीमीटर दे दिया। और इसके विकर्ण की लंबाई y दे दी। और विकर्ण मैंने अभी आपको बताया था, विकर्ण क्या होता है, विकर्ण होता है l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये दे दी, ये कितनी दे दी, ये दे दी इनका y सेंटीमीटर। तो इसका पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, वो अपन अभी निकालते हैं। पहले देखो, विकर्ण ये दे रखा है, तो मैं इसको यहाँ से अंडर रूट हटाऊं तो कैसे हटेगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी उधर वर्ग हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। वर्ग किया तो यहाँ से अंडर रूट हट गया और इधर क्या आ गया, वाई स्क्वायर। अब आपको ये दो मान पता है और आपको निकालना है पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 × LB प्लस BH प्लस HL, इसका मान निकालना है। तो इन तीनों में बहुत ही अच्छा संबंध होता है, वो एक सर्वे समीकरण से संबंधित है। देखो, मैंने आपको एक सर्वे समीकरण बताई थी, अभी आप देख लो। जैसे मान लो a प्लस बी प्लस सी का यदि मैं स्क्वायर करता हूँ तो अपने क्या आता है, इसका स्क्वायर आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कोष्टक के अंदर एक बार ए बी, एक बार बी सी और एक बार सी। तो यहाँ पर देखो, ये अपने संबंध काम आ रहे हैं। इसी प्रकार से यदि मैं l प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर करूँ तो मुझे क्या क्या मिलेगा, तो मुझे मिलेगा इधर l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 LB प्लस बी एच प्लस का एच एल। यानी यहां से देखो, ये तो है इसके सभी लंबाइयों के योग का वर्ग, ये आपके विकर्ण का वर्ग, और ये आ गया आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इन तीनों में जो संबंध है वो इस सर्वे समीकरण से हल होगा। बस आपको इस सर्वे समीकरण याद रखनी है और जिस जिसका मान दे रखा है वो मान इसके अंदर रख लेना है। मान रखो, l प्लस बी प्लस एच का मान कितना दे रखा है, x सेंटीमीटर, तो इधर आ जाएगा x, तो x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, बराबर विकर्ण दे रखा है y, तो विकर्ण से मैं पहले l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर निकालूंगा। विकर्ण y दे रखा है तो l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, y स्क्वायर। तो इसका मान हो गया y स्क्वायर। और प्लस के अंदर ये 2LB BHL है, ये क्या है, यही तो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसी का ही तो मुझे मान चाहिए। और इसी को मैं लिख सकता हूँ घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसी का मान चाहिए। तो अब इसका मान अपने पास आएगा, इसको एक तरफ रखो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वाई स्क्वायर को इधर भेज दो, तो उत्तर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। ये आ गया आपका घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, या फिर 2LB प्लस बी एच प्लस एच एल का मान। तो ये बहुत ही शानदार प्रश्न है और बार बार एग्जाम में आ रहा है ऐसा प्रश्न, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इन तीनों में संबंध का ये बहुत ही शानदार प्रश्न है, इस टाइप का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अब चलो, यहाँ पर तो इसने इतना ही दे दिया। यदि ये ऐसे दे देता कि एक घनाभ के सभी किनारों की लंबाइयों का योग x है, क्या कह देता, किनारों की लंबाइयों का योग, सभी किनारों की लंबाइयों का योग, वो कितना दे देता, x। तो ये उस स्थिति में हम क्या करते हैं, उस स्थिति में हम करते हैं किनारों की लंबाइयों का योग क्या होता है, 4l प्लस बी प्लस एच बराबर x। उस स्थिति में अपने जो l प्लस बी प्लस एच, ये कितना आ जाता, ये आ जाता x/4। मतलब किनारों का योग यदि ये दे देता तो फिर ये इस सूत्र का इस्तेमाल करके पहले मैं l प्लस बी प्लस एच निकालता।
फिर आगे इसको हल करता है। तो इस टाइप से इन क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज भी करे तो भी आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। आपको ये सर्वे समीकरण याद रखनी है इस प्रश्न के लिए, और इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, ये देखो इसी से रिलेटेड ये प्रश्न, एक नाव की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग आपको कितना दे दिया, इस बार 20 सेंटीमीटर दे दिया, यानी एल प्लस बी प्लस एच का मान कितना दे दिया, आपको दे दिया 20 सेंटीमीटर। और विकर्ण की लंबाई कितनी दे दी, विकर्ण यानी आपको विकर्ण का ध्यान रखना है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, उसी सूत्र जैसा यही है। इसकी कितनी दे दी आपको, 6√6 सेंटीमीटर। और आपको वापस संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लिया, यानी मान पूछ लिया 2LB प्लस BH प्लस HL का मान आपको पूछ लिया। तो ये देखो कैसे निकालोगे, पहला काम इसका वर्ग करो और एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर निकालो। वर्ग करने पर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट हट जाएगा, इसका वर्ग करेंगे हम तो 6 का वर्ग हो गया 36, अंडर रूट 6 का वर्ग हो गया, अंडर रूट हट जाएगा यानी 6, 36 गुणा 6 यानी 216। यह आपका एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर का मान है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा तो वही सर्वे समीकरण इधर वाली, एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और आगे ये है आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2LB प्लस बी एच प्लस एच एल प्लस बी प्लस एच कितना है 20 है, तो 20 का होल स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कितना है, ये आगे आपने मान निकाल दिया 216, और आगे ये जो भी है ये आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो फिर देख लो 20 का स्क्वायर 400 और ये इधर आ जाएगा 216, तो ये इधर आ गया बराबर ये आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल। 400 में से 216 घटाओ कितना आ जाएगा 184 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो देखो इससे दो प्रश्न लगातार आए हैं, तो इस फॉर्मूले को आप बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, इस सर्व समीकरण को भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। यहाँ जो चेंज इस बार कर सकता है वो इतना ही कर सकता है कि वो आपको एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग ना देकर उस स्थिति में वो आपको योग दे दें घनाभ के सभी किनारों का योग। यदि इस प्रश्न में कोई नया चेंज होगा तो वो इतना ही होगा, किनारों का योग आपको दे दें, और किनारों के योग के बाद में यदि आपको एल प्लस बी प्लस एच निकालना है तो ये कैसे निकलेगा, किनारों का योग होता है 4L प्लस बी प्लस एच, मान लो इसने किनारों का योग 60 दे दिया होता तो फिर आपका एल प्लस बी प्लस एच कैसे आता, ये आता है 60 में आप 4 का भाग दे देते, उससे आपका एल प्लस बी प्लस एच होता। इतना ही चेंज होगा आपके इस प्रश्न में, यदि ये प्रश्न रिपीट होगा है तो सेम भी रिपीट हो सकता है, और इसमें चेंज होगा तो ये किनारों का योग देके आपको पूछ सकता है, तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक घनाभ का आयतन कितना दे रखा है 140 सेंटीमीटर क्यूब, किन्हीं दो फलकों का क्षेत्रफल 28 सेंटीमीटर स्क्वायर और 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, घनाभ के सभी किनारों की लंबाइयों का योग कितना होगा। यदि घनाभ की भुजाएं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है तो घनाभ के सभी किनारों का योग होता कितना है, ये होता है आपका सभी किनारों का योग क्या होता है, सभी जो किनारों का योग है ये आएगा आपके 4 कोष्ठक के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई, ये होता है आपके सभी किनारों का योग। यानी मुझे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई चाहिए। दे क्या क्या रखा है, आपको दे रखा है आयतन, आयतन यानी L गुणा बी गुणा एच, ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 140 सेंटीमीटर, और किन्हीं दो अलग अलग फलकों का क्षेत्रफल। अब जैसे देखो मैंने आपका कहा था यहाँ पर 3 फलकें बनती है, दो का क्षेत्रफल तो होता है LB, दो का होता है BH और दो का होता है HL। अब इन तीनों में से किन्हीं दो को आपको मानना, कोई से भी मान सकते हो सकता है इसका 28 है और आप इसको 20 मान लो, इसको 28 और इसको 20, ठीक है। अब देखो क्या करना है, मान लो आपने इसका 20 माना तो b गुणा h को आपने कितना माना 20 माना, तो x इसका मैं इसमें भाग दे देता हूँ, b गुणा h का मान लिख देता हूँ, l गुणा b गुणा h का मान कितना 20, तो l गुणा 20 बराबर है 140, तो l निकल के आ जाएगा यहाँ से आपका 140 बट्टा 20, एक जीरो से एक जीरो गया, दो का भाग गया 7, यानी l का मान आपके कितना आ गया, l का मान आ गया आपके 7 सेंटीमीटर। अब l का मान 7 सेंटीमीटर आ गया तो इसको जब मैंने 28 माना तो इसमें मैं l का मान रख देता हूँ, यानी ये हो जाएगा आपका 7 गुणा b बराबर कितना आ गया 28, तो फिर आपके b का मान कितना आ गया 28 बट्टा 7,
यानी 4। तो बी का मान कितना आ गया 4। अब जब बी का मान आप एल का मान आपके 7 आ गया, बी का मान आपके 4 आ गया, तो बी का मान इसमें रख देता हूँ जिससे आपका एच का मान आ जाएगा 4 गुणा एच बराबर 20। तो फिर आपका एच का मान कितना आ गया 20/4 यानी 5। एच का मान कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। ये इनका यूज करके आप एल बी एच का मान निकालोगे। इनको आप किन्हीं भी दो का मान सकते हो, जैसे ये तीनों अलग अलग है ना, इनमें चाहते तो आप बी एच को 20 मान लेते या बी एच को 28 इसको मान लेते, किन्हीं का भी मानते तो इनमें एल बी एच इसी टाइप से रहना था। ये तीनों हो सकता है एल की जगह अलग चेंज हो जाता, बाकी ये तीनों 7 4 5 ही रहने थे, किसी का भी मान सकते हो। अब आपको पूछा है इनका किनारों का योग यानी 4 गुणा इन तीनों का योग एल प्लस बी प्लस एच। 7 और 4 11, 11 और 5 16, तो 4 गुणा 16 कितना हो गया 64 सेंटीमीटर। तो इसके सभी किनारों का योग कितना आ गया 64 सेंटीमीटर। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। आगे देखिए, एक नाभ का आयतन आ गया, माइनस। अब अगला वाला प्रश्न देखिए आप, एक घनाभ की विमाएं 5:3:4 के समानुपाती हैं। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दे रखा है और घनाभ का आयतन कुछ है। विमाएं आपको मतलब मैं मान लेता हूँ एल बी एच, इनका अनुपात आपको दे रखा है 5:3:4। तो विमाओं को एक बार के लिए मान लूंगा 5x, इसको माना जाएगा 3x, इसको माना जाएगा 4x, ये माननी है आपको एल बी और एच। अब इसने जो जो कहा है वहां से अपना x का मान आ जाएगा। इसने कहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है 846, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 2 गुणा एल प्लस एल बी प्लस बी एच प्लस का एच एल बराबर कितना आ गया 846। तो यहाँ से आप दो दो इधर चला जाएगा, सबके गुणा में दो तो इधर भाग में चला जाएगा, तो 846 को मैं दो का भाग दिया तो ये आपका आ गया 423। एल बी का मतलब 5x गुणा 3x यानी 15x²। बी एच का मतलब 3x गुणा 4x यानी हो गया 12x²। एच एल का मतलब क्या हो गया 4 गुणा 5 20x²। तो देख लो 15 और 12 27 20 47x², कितना आ गया 47x² बराबर आपके आ गया 423। तो x² का मान कितना आएगा, इसका मान आएगा 423/47। जब आप 423 में 47 का भाग दोगे तो आपका उत्तर आएगा 9। कितना उत्तर आएगा 9। तो x² बराबर आपके 9 आ गया। तो जो ये x है वो कितना होगा √9, √9 यानी x का मान आ गया आपके 3। अब इसने जो भी पूछा है वो आप निकाल सकते हो। एल बी एच उसने पूछा है घनाभ का आयतन, आयतन होगा आपके एल बी एच। एल बी एच यानी 5x गुणा 3x गुणा 4x। तो 5 गुणा 3 15, 15 गुणा 4 60, 60 गुणा x यानी x³ x का मान कितना दिया आया है 3। तो 60 गुणा 3 का क्यूब यानी 60 गुणा आपके 27। बस आप 60 को 27 से गुणा करा लो, आपका उत्तर आ जाएगा। 60 को जब आप 27 से गुणा कराओगे तो 27 5 का 135 यानी 27 से 162 यानी 1620 सेंटीमीटर क्यूब आपका उत्तर आ जाएगा। 1620 सेंटीमीटर क्यूब। ये प्रश्न इस टाइप से करना है। अगला प्रश्न देखिए, ये भी बहुत ही शानदार प्रश्न। 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर का एक घनाभ, 4 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर और 8 का अलग घनाभ और ये तीसरा अलग घनाभ आयामों वाले 3 घनाभों को पिघलाया जाता है और एक घन बनाया जाता है, तो घन की भुजा क्या होगी। इसमें देखिए किन्हीं भी आकृतियों को पिघला के एक नई आकृति बनाई जाती है, तो जितनी आकृति पिघलाई गई है उनका आयतन और नई बनी आकृति का आयतन बराबर होता है, ये कंसेप्ट इसमें लगता है। तो इसमें इन तीनों घनाभों का आयतनों का योग, इस घनाभ का आयतन, इस घनाभ का आयतन और इस घनाभ का आयतन, तीनों घनाभों का आयतन को जोड़ेंगे तो हम अपने पास जो नया घन बनेगा ना उसके आयतन के बराबर आएगा। क्या तीनों घनाभों के आयतनों का योग
तीनों घनाभों के आयतनों का योग, तीनों घनाभों के आयतनों का योग होगा, वो होगा आप घन के आयतन के बराबर। यानी जो भी नई आकृति बनेगी उनका आयतन समान होगा। ये तीनों का आयतन और उस क्योंकि इन तीनों को मिला के एक घन बनाया जाता है तो इस जो घन का आयतन होगा वो इनके समान आएगा। तो देख लो तीनों घनाभों का आयतन, यानी आयतन क्या होता है, एल बी एच, इनको गुणा कराएंगे तो 5 गुणा 6 30, 30 गुणा 7 यानी 210, प्लस 4 गुणा 7 28, 28 को 8 से गुणा कराना, 28 को जब आप 8 से गुणा कराओगे तो देख लो 30 को 8 से गुणा करोगे 240, और फिर 2 कम रहता है तो 200, 2 गुणा 8 हो गया 16 यानी 224। और यह आप ऐसे भी निकाल सकते हो 20 गुणा 60, 20 गुणा 8 160, और फिर 8 गुणा 8 164। तो वो तो जैसे ही आपकी जो मर्जी है उससे निकाल सकते हो, 224 गुणा करवा सकते हो आप। फिर इधर देखो 2 गुणा 3 6, और 6 गुणा 13 78, 78। ये होगा घन के आयतन के बराबर। और घन का आयतन यदि मैं घन की भुजा ए मानता हूं तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, यानी ये ए क्यूब के बराबर होगा। अब देखो 200, इनको जोड़ो, इन दोनों को जोड़ोगे तो आएगा 302, 224 प्लस 76 होता है 378 हो गया, तो 2 302, और 302 और 210 आपके हो गया 512। यानी ए का क्यूब का मान कितना आ गया, 512। तो फिर आपको यहाँ से ए यानी घन की भुजा निकालनी है, तो ये आएगा 512 का क्यूब रूट। अब यदि आपको 10 या 12 तक के क्यूब रूट आते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो आपको क्यूब रूट देखो ऐसे निकालना है। 516 का 12 का आप अभाज्य गुणनखंड करो। सबसे पहले इसमें किसका भाग जा रहा है, 2 का। 2 का कितनी बार जा रहा है, 2 का भाग जाएगा 256 बार। अब और किसका जाएगा, 2 का जाएगा, क्योंकि लास्ट में यदि 0 2 4 6 8 आ जाए तो फिर किसका भाग जाता है, 2 का। और 2 का 2 कितनी बार जाएगा, 128 बार। और लास्ट में 8 आ गया तो और 2 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 64 बार। इसमें और 2 का भाग जाएगा, लास्ट में 4 आ गया तो कितनी बार जाएगा, 32 बार। और 2 का भाग जाएगा कितनी बार, 16 बार। और 2 का कितनी बार, 8 बार। और 2 का कितनी बार, 4 बार। और 2 का कितनी बार, 2 बार। लास्ट में 2 का 1 बार, यानी सारे 2 के भाग गए। अब इनको 3 3 के जोड़े बनाने हैं आपको, ये 2 गुणा घनमूल निकालना है तो 3 3 के जोड़े बनने हैं, ये दूसरा 2, ये 2, और ये 3 का जोड़ा कंप्लीट हो गया तो ये 2। तो 2 गुणा 2 कितना आया, 8, यानी 512 का घनमूल होता है 8, यानी 512 8 का घन होता है। तो ए का मान आ गया 8 सेंटीमीटर, यानी उस घन की भुजा कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर। या तो आप ऐसे निकालो, या फिर आप 1 से लेकर कम से कम 15 तक के घन याद कर लो, और 1 से लेकर 30 तक के वर्ग याद कर लो। 15 तक घन और 30 तक के वर्ग याद कर लो, जिससे आपकी ये इस कैलकुलेशन में बचत हो जाएगी। अब देखो ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है, भुजा में वृद्धि की जाती है तो आयतन में क्या होगी, ये सारा देखो इन क्वेश्चनों को अपन रेशियो मेथड से करते हैं सीधा ही। घन की भुजाओं में 100% की वृद्धि की जाती है तो घन के आयतन की प्रतिशत वृद्धि बताओ। 100% की, देखो पहले देखो 100% का भिन्न रूप क्या होता है, 100% का भिन्न रूप क्या होता है। किसी का भी आपको भिन्न रूप निकालना है तो उसमें आप 100 का भाग देखो। यदि प्रतिशत का भिन्न रूप, जैसे 50% का मतलब क्या होता है, आप क्या करो 50/100 कर लो, फिर इसमें जो कटे 5 10 2 बार कट गया यानी 1/2। इसी प्रकार से 100 का मतलब क्या होता है, 100 में 100 का भाग दो यानी आपका आएगा 1/1, 1/1। 100% की वृद्धि करने का मतलब पहले कितनी थी, नीचे वाली होती है पहले 1, वृद्धि कितनी ऊपर जो आया वो वृद्धि, 1 में कितने की वृद्धि, 1 ही, तो क्या बन गया 1 2 बन गया। यानी पहले 1 था और वृद्धि कितने की 1 की, तो अब कितना हो गया 2 हो गई। ये घन की भुजा है, ये क्या है, भुजा। और इसने आयतन में वृद्धि पूछी, आयतन में, तो आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है। तो फिर इसको 3 बार ऐसे लिखेंगे हम, 1 2, जो भी वृद्धि हुई इसको कितनी बार लिखेंगे, 3 बार। और यदि ये पूछता पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी होगी तो फिर हम इसको कितनी बार लिखते हैं, 2 बार। जो आय भुजा में वृद्धि हुई उसको हम कितनी बार लिखेंगे, 3 बार। और पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले में हम लिखते 2 बार। अब इनको गुणा करो, 1 गुणा 1 गुणा 1 कितना आ गया, 1 ही आएगा। इधर गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना आ गया, 8। यानी ये अपने वाली चीज, ये आयतन है वो 1 से 8 हो गया। आयतन कितना हो गया, 1 से 8। इसने पूछा है आयतन में प्रतिशत वृद्धि पूछी है, तो वृद्धि कितनी हुई, 1 से 8 हो गया तो वृद्धि कितनी हो गई, प्लस का 7।
7 की वृद्धि हुई किस पर हुई है? 1 पर। 7 की वृद्धि किस पर हुई है? 1 पर, तो 1 नीचे लिख दो। और प्रतिशत में निकालना है तो फिर आपको 100 से गुणा करा दो। तो कितना हो गया? 7 गुणा 100 यानी 700%। तो उसके आयतन में कितनी वृद्धि हो गई? 700% की आयतन में वृद्धि हो गई। यदि ये इस जगह ये पूछता घन की भुजा में 100% की वृद्धि की जाती है तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, तो अपन सबसे पहले तो लिखते 1 2, और क्योंकि क्षेत्रफल वृद्धि के लिए इसको 2 बार ही लिखते, तो ये आपका आता 1:4। वृद्धि कितने की हुई? 3 की। किस पर? 1 पर। तो 3/1 गुणा किससे कराना है? प्रतिशत के लिए 100 से। ये उत्तर आ जाता है आपका 300%। तो इस टाइप से इन प्रश्नों को आपको करना है। सबसे पहले कोई सा भी प्रतिशत दे उसका भिन्न रूप लिखना। जैसे यदि यहाँ पर ये 20% कह देता तो आपको उसका भिन्न रूप लिखना था 20/100। और 20/100 जीरो से जीरो कैंसिल, यानी 2 का भाग 10 में 5 बार 20/100 का मतलब होता है 1/5। इस स्थिति में 5 से कितना हो गया? 6। अब ये आयतन में प्रतिशत वृद्धि पूछता तो 3 बार गुणा करवाते ऐसे, और पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि पूछता तो 2 बार गुणा करवाते। इस टाइप से आपको रेशियो मेथड से भी ये क्वेश्चन आपको आप कर सकते हो, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इस प्रश्न को देखिए। एक 9 सेंटीमीटर भुजा वाले गन्नाकार लकड़ी के टुकड़े को 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे गनों में काटा गया है। कितने गनों में काटा गया? छोटे गनों में। और लकड़ी के टुकड़े के सतह क्षेत्रफल यानी इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जब तक पार्श्व नाम नहीं लिखा है तो हम क्या मानेंगे? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही मानेंगे। और नए बने गनों के संपूर्ण सतह के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? देखो, पहले तो हमें यह पता लगाना है नए गन बनेंगे कितने। तो एक बड़ा गन था जिसकी भुजा थी 9 सेंटीमीटर। कितनी सेंटीमीटर थी? देखो, इस स्थिति में नए गन कितने बनते हैं? बड़े गन का जितना आयतन होगा उतना ही इन सभी छोटे गनों के आयतनों के बराबर होगा। यानी मैं मान लेता हूं ये गन बनेंगे n, तो n गुणा n, n गन है, n गुणा पूरे छोटे एक छोटे गन का आयतन, n गुणा एक छोटे गन का आयतन, n गुणा एक छोटे गन का आयतन बराबर है आपके पूरे बड़े गन के आयतन के। देखो, छोटे गन बने थे मान लो n, तो n गुणा एक प्रत्येक छोटे गन के आयतन को n से गुणा कराऊंगा तो आपके पास क्या आ जाएगा? बड़े गन का आयतन आ जाएगा। तो यहां से आपके पास n यानी नंबर ऑफ छोटे गन आ जाएंगे। बड़े गन का आयतन, बड़े गन का आयतन बट्टा छोटे गन का आयतन, बड़े गन का आयतन बट्टा छोटे गन का आयतन। बट बड़े गन की पहली बताओ भुजा कितनी है? 9 सेंटीमीटर। तो आयतन कितना होगा? 9 का क्यूब यानी 9 गुणा 9 गुणा 9। छोटे गन की भुजा कितनी है जो हम छोटे छोटे बना रहे हैं? 3 सेंटीमीटर। तो आयतन कितना होगा? 3 गुणा 3 गुणा 3। अब इनको काट लो यहाँ से, इस 3 से ये 3 3 बार, इस 3 से ये 9 3 बार, इससे ये 9 3 बार, यानी छोटे गन बने 3 गुणा 3 गुणा 3 यानी 27 छोटे गन बने। अब देखो ये किसका अनुपात पूछ रहा है? ये पूछ रहा है लकड़ी के टुकड़े का, यानी ये जो बड़ी बड़ी लकड़ी का टुकड़ा था उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ऊपर मैं लिखता हूं उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? वो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा आपके 6 गुणा भुजा स्क्वायर। 6 गुणा भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी है? 9। तो 6 गुणा 9 का स्क्वायर, यानी मैं लिख दूं 6 गुणा 9 गुणा 9। नीचे इस छोटे गनों के संपूर्ण सतह का, बने नए बने हुए गनों के सभी गनों के संपूर्ण सतह के क्षेत्रफल का। तो नया जो गन बना उसका क्या होगा? 6 गुणा वही भुजा स्क्वायर। कितना है? भुजा कितनी है? 3। तो 3 गुणा 3। और ये गन है कितने? 27 है। तो लास्ट में मैं किससे गुणा करा दूंगा? 27 से। यही तो होगा इनके सभी का क्षेत्रफल। यहां तक तो ये एक आया, एक का संपूर्ण पर क्षेत्रफल आया, और फिर 27 से गुणा करा दिया तो सभी का आ गया। और इन्हीं का आपको अनुपात पूछा है। तो 27 गुणा 6 गुणा 3 गुणा 3। अब इससे जो संख्या कट रही है वो काट लो। 6 से 6 कैंसिल हो गया, 3 से ये 3 बार, इस 3 से ये 3 बार। अब ऊपर बचा 9, इस 9 से ये 27 3 बार, यानी ऊपर तो बचा है 1, नीचे बचा है 3, यानी आपको उत्तर कितना आ गया? 1:3। किस ऑप्शन में है ये?
अब देखो इस प्रश्न का अपन शॉर्ट ट्रिक से कैसे उत्तर निकालें, इसकी शॉर्ट ट्रिक भी आप देख लो। इस टाइप के प्रश्न में जहां आपको एक बड़ा घन दिया जाता है और उसको छोटे घनों में काटा जाता है, फिर आपको बड़े घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल और सभी छोटे घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछे, तो ये अनुपात आएगा, देखो ये ट्रिक लिख लो आप इधर, ये अनुपात आएगा बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय का मतलब संपूर्ण पृष्ठीय है यहाँ से, और सभी छोटे घनों का, एक का नहीं सभी छोटे घनों का पूछे तब, सभी छोटे घनों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इनका जो आपके अनुपात आएगा वो हमेशा ही आएगा बड़ा है, तो आपको यहाँ लिखनी है छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा बट्टा बड़े घन की भुजा, इससे उल्टी लिखनी है, छोटे घन की भुजा बट्टा बड़े घन की भुजा, छोटे घन की भुजा बटा बड़े घन की भुजा। तो ये शॉर्ट ट्रिक भी आपको याद रख लेनी है, जिससे आप इस प्रश्न को देखते ही कर लोगे। अब यदि आपको पता चल गया आपको ये अनुपात पूछा गया, बड़े घन ऊपर सभी छोटे घन नीचे, तो फिर छोटा घन की भुजा ऊपर आ जाएगी, छोटे घन की भुजा कितनी है 3, बड़े घन की भुजा कितनी है 9, तो 3/9, 3/9 का मतलब 1/3, यानी 1:3, 1:3। तो ये प्रश्न का देखते आ जाता है, यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है बड़ा घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ऊपर लिखा हुआ है, तो बड़े घन की भुजा में इधर नीचे लिखूंगा, और मान लो ये ऐसे पूछ लेता सभी छोटे घनों का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पहले लिख देता, तो फिर मैं इसको बड़ा घन नीचे लिख देता, तो बड़े घन की भुजा कहाँ आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी, तो ये ध्यान रखना है, छोटा घनों का नीचे लिखा हुआ है तो छोटा घन की भुजा ऊपर आएगी, और बड़ा घन ऊपर लिखा हुआ है तो इसकी भुजा नीचे आएगी, ये ध्यान रख के आपको इस प्रश्न को कर लेना, आसानी से आप इस प्रश्न को कर सकते हो। अगला प्रश्न देखिए, एक घनाभ की विमाएं 60, 54 और 30 है, उस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा के कितने घन रखा जा सकते हैं, वही बात है, इनका आयतन बराबर होगा, क्या बराबर होगा, मैं मान लेता हूं घनाभ का आयतन बराबर होगा, मैं मान लेता हूं छोटे घन रख सकता हूं n, घनाभ का आयतन बराबर होगा n गुणा एक छोटे घन का आयतन, n गुणा छोटे घन का आयतन, बस यहां से आपके पास n का मान आ जाएगा, n का मान क्या आएगा, ये इधर इसके साथ पास गुणा में तो भाग में चला जाएगा, यानी आपको घनाभ का आयतन ऊपर लिख लो और नीचे आप लिख लो, यहाँ पर n है छोटे घनों की संख्या, घनाभ का आयतन ऊपर लिख लो और इसके नीचे आप लिख लो छोटे घन का आयतन, एक छोटे घन का आयतन, एक छोटे घन का आयतन, n बराबर घनाभ का आयतन 60 गुणा 54 गुणा 30 बट्टा छोटे घन का आयतन, घनाभ का आयतन तो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, छोटे घन में भुजा है तो भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, यानी भुजा क्यूब होता है, इनको ऐसे गुणा करो, फिर इनको सीधे काटो, पूरे गुणा करा के साथ नहीं लिखना है, ये यहाँ से कटेंगे तो सीधा काटो इनको, इस 6 से ये 30 कटेगा 5 बार, इस 6 से ये 54 कटेगा, 6 9 54 यानी 9 बार, इस 6 से ये 60 कट गया 10 बार, तो अब आपके पास जो गुणा कराना है वो कराना है 10 गुणा 9 गुणा 5 का, 9 गुणा 5 45, 45 गुणा 10 450, तो कुल छोटे घन कितने आ गए आपके पास, 450 छोटे घनों को मैं इसके अंदर रख सकता हूँ। तो इस कंसेप्ट पर भी आपके बहुत प्रश्न आ रहे हैं, ये भी आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न ये भी बहुत शानदार प्रश्न, एक ठोस घन को दो समान आयतन वाले घनाभों में काटा जाता है, दिए गए घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा किसी एक घनाभ के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल के मध्य अनुपात क्या होगा, ये भी बहुत शानदार प्रश्न है। पहले देखो इसको लिखो, एक ठोस घन को, यानी घन बड़ा है, देखो मैं मान लेता हूं घन की भुजा क्या है, घन की भुजा है a, इसको दो समान घनाभों वाले, समान आयतनों वाले घनाभों में काटा जाता है, यानी इस जो घन का आयतन होगा, घन का आयतन होगा बराबर किसके होगा, दो घनाभों में काटा जा रहा है जिनका आयतन समान है, तो 2 गुणा घनाभों का आयतन, 2 गुणा एक घनाभ का आयतन, 2 गुणा एक घनाभ का आयतन, ये हो जाएगा। तो घन की भुजा जब a है तो घन का आयतन क्या हो जाएगा a क्यूब,
ए क्यूब है 2 गुणा घनाभ का आयतन, यानी घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में एल बी एच मानता हूं तो 2 LBH के, यानी यहां से मैं LBH का मान कैसे निकालूंगा, ये 2 इसके साथ गुणा में ये भाग में चला जाएगा, यानी ए क्यूब बट्टा 2। ये इतना सा मुझे ध्यान रखना है, ये आपके LBH और घन की भुजा में एक संबंध आया है इस कंसेप्ट से। घन का आयतन बराबर 2 गुणा घनाभ का आयतन, और इस कंसेप्ट से ये आपका आया है। अब आगे देखो, इसने पूछा क्या, घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 6 गुणा A² 6 गुणा भुजा स्क्वायर बट्टा किसी एक घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के मध्य अनुपात क्या होगा, किसी एक घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के मध्य अनुपात क्या होगा। एक घनाभ का मतलब 2LB प्लस BH प्लस HL, इस 2 से ये 6 गया 3 बार, यानी ऊपर आपके आया है 3A² और नीचे आपके आ गया LB प्लस BH प्लस HL। अब देखो, इस संबंध से अपन इस क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही शानदार प्रश्न है। अब देखो, आपको L गुणा B गुणा H को बनाना है A³/2, तो थोड़ा सा A³/2 को ऐसे लिखने की कोशिश करो। A³/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A और एक जगह में बट्टा 2 लगा दो, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना। अब ये क्या है, A गुणा A गुणा A³/2, इसका मतलब कुछ टाइम के लिए मैं घनाभ की लंबाई को यदि A मानूं, चौड़ाई को भी A मानो, तो फिर आपकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी इसका तीसरा भाग यानी A/2। चौड़ाई भी A और ऊंचाई क्या हो गई, A/2। तो इस स्थिति में ये आपकी चीज सेटिस्फाई हो रही है, तो ये मान के अब मुझे हल करना है, बस इतना सा इसमें एक्स्ट्रा चीज है। एक्स्ट्रा चीज इतनी सी है, वो देखो ऊपर 3A² पड़ा है, नीचे LB, यानी LB मतलब A गुणा A यानी A² प्लस BH A गुणा A/2 यानी A²/2, इधर HL A/2 गुणा A यानी A²/2। अब नीचे वाले को अलग से जोड़ लो, 3A², A²/2 A²/2, आधा A² और आधा A², पूरा A² हो गया, ये इधर A² और ये दोनों जुड़ के क्या हो गया 2A²/2, यानी पूरा का पूरा A²। तो आपका अनुपात आ गया 3A² और नीचे A² प्लस A² यानी 2A²। A² से A² कट गया, आपका अनुपात आ गया 3:2। तो इसका उत्तर कितना आ गया, 3:2। बहुत ही शानदार प्रश्न है ये, इस टाइप का प्रश्न पक्का आ सकता है आपके एग्जाम में। इसको इस कंसेप्ट से करना है, इसको दोबारा देख लेगा, यदि आपको समझ में नहीं आए तो एक बार और देख लेना, और इस कंसेप्ट से इस प्रश्न को आपको करना है। अब देखो, ये अगला प्रश्न, ये भी बहुत शानदार प्रश्न है, 2022 के लेक्चरर के एग्जाम आया हुआ क्वेश्चन है ये। इसको देखो आप, इसमें क्या है, 8 सेंटीमीटर भुजा का एक बड़ा घन 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 64 छोटे समान घनों को एक साथ पुनर्व्यवस्थित करके बनाया जाता है। बड़े घन की सबसे ऊपरी सतह में से कोने के घनों को हटा दिया जाता है। बड़े घन के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। जब भी आपके ऊपर से छोटे घनों को मिला के बड़ा घन बनाया जाए और उसके कोने के घनों को हटा दिया जाए, ऊपर 4 कोने होता है उनको, तो हमेशा आपको ध्यान रखना, जैसे ही आप कोने के घन को हटाओगे तो जितनी फलकें गायब होगी, मान लो ये आपके देखो ये ऐसे घन था, ये ऊपर के 4 कोने, यहाँ से इसने 4 घन हटाए हैं, ये मान लो एक ऐसे घन था यहाँ पर, तो ये 4 घन हटे, तो इसकी एक फलक तो इधर से गायब हुई, एक फलक इधर से गायब हुई और एक फलक ऊपर से गायब हुई। लेकिन जैसे ही फलक गायब हुई तो अंदर वाली फलक दी गई, अंदर वाले घन की, यानी जितनी फलकें गायब हुई उतनी वापस हमें दिखने लगी। तो इस स्थिति में एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि कभी भी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे या आपको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, इन दोनों में कभी भी परिवर्तन नहीं होगा। ये हटाने के बाद में भी, कोने के घनों को हटाने के बाद में भी आपका इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। संपूर्ण पृष्ठ का पूछे चाहे पार्श्व का पूछे, इस स्थिति में दोनों में कोई चेंज नहीं आएगा, चाहे घन कितने सेंटीमीटर का हो चाहे नहीं हो,
आपका उत्तर होगा कोई चेंज नहीं होगा। इस तरह की सिचुएशन में यही आता है, कोने के घनों को आप हटाओगे तो फिर कोई परिवर्तन नहीं होगा। कोने का हटाओ, चाहे इस किनारे के सभी घनों को हटा दो आप, फिर भी इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ऊपरी चारों कोनों के घनों को हटाओ, या मान लो मैंने इनके किनारों के भी सभी घनों को हटा दिया, फिर भी इनमें आपका परिवर्तन नहीं आएगा। इधर वाले किनारों का भी हटा दिया, चारों किनारों के, तो किनारों के पास पास वाले यदि मैं घनों को हटा देता हूं, तो भी ना तो आपके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा, ना भी आपके पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा। इस स्थिति में परिवर्तन जो होता है वो केवल आयतन में होता है, आयतन में परिवर्तन होता है। और आयतन में कितना परिवर्तन होता है, जितने घन आपने हटाए हैं उनका आप आयतन निकाल दो। जैसे इसने दो, यदि ये पूछता आयतन में क्या परिवर्तन होता, तो फिर आयतन कितना कम होता है वो देख लो। 2 सेंटीमीटर है घन, और कोने के घनों को हटाया, कोने कितने ऊपर, 4 कोने, यानी कितने घन हटाए, 4 घन हटाए। तो फिर 4 गुणा उस छोटे घन का आयतन निकालना, इतना आपका आयतन कम हो जाएगा। 4 गुणा आयतन यानी भुजा क्यूब, तो 4 गुणा 2 का क्यूब यानी 8, यानी यदि आयतन होता तो फिर आयतन 32 सेंटीमीटर क्यूब घट जाता, आयतन इतना घट जाता। जितने घनों को आप हटा रहे हो उतना उन घनों का केवल आयतन घट जाता है, बाकी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व क्षेत्रफल समान ही रहता है, जब तक आप या तो कोने के घनों को हटा रहे हो या फिर इसके ऊपरी किनारे के पास वाले घनों को हटा रहे हो, तब भी यही होगा, तब भी आपका कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इस स्थिति में इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो ये भी एक बहुत शानदार प्रश्न है, ये आगे भी रिपीट भी हो सकता है, तो रिपीट हो तो ध्यान रखना, इसे ऐसे घनों में, इस स्थिति में ऐसे प्रश्नों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस तरह से आपका घन घनाभ वाला ये चैप्टर पूरा हुआ। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे बेलन, शंकु और गोला से संबंधित प्रश्न।